हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे हमने साइकोलॉजी का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इसमें इन जितना हमने किया है उससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस पॉइंट से जिस टॉपिक से देखने को मिले हैं तो वो रहेगा आपका अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन के अंदर एक मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैंने प्लेलिस्ट में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। पर्सनैलिटी वाली ये चीज़ें तो जो काफ़ी टाइम से टीजीटी के टाइम से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो उनको मैंने जो है पहले भी इन चीज़ों के बारे में करवाया हुआ था, है ना। और यहाँ पे आप लोगों के पास सारी चीज़ें मिक्स रह रही हैं तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। जो सिर्फ अभी जो है वो पढ़ रहे हैं, है ना, जो जेबीटी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी के लिए ही मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजी का जो 1 मंथ में हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, तो उसमें आज इस क्लास को जो है किसी ने अगर बाकी क्लासेस को देखा है नहीं देखा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आज ही जो है वो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहा है, तो इन क्लासेस को 2 क्लासेस में मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन है, इसमें जो आपका पर्सनैलिटी का, इंटेलिजेंस का और उसके अलावा जो आपकी थ्योरीज हैं डेवलपमेंट की, उसके रिगार्डिंग जो भी अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन का सिलेबस है वो आपको सारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, बेसिक टू एडवांस। और जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इन टॉपिक्स में से ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इवन अगर किसी ने टैट की प्रिपरेशन भी करनी है, जेबीटी कमीशन तो आप कर ही रहे हो, तो ये उनके लिए भी जो है वो बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है आप लोगों की आज जो है वो फर्स्ट क्लास रहने वाली है और फर्स्ट क्लास में आज की क्लास में हम जो है वो 100 क्वेश्चन जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो है वो लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आगे भी आप लोगों को जो है वो मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट का जो है वो इंग्लिश की क्लासेस के रिगार्डिंग भी था, अभी टाइम नहीं है कि हम इंग्लिश की क्लासेस को कंप्लीट कर सकें, है ना। तो जेबीटी के लिए मैंने जैसे आपको कहा है पूरा इंग्लिश में आप लोगों को करवाऊंगी, जो भी आपके सिलेबस में गिवन है उसमें साइकोलॉजी नहीं रहेगी, तो फिर आराम से हम इंग्लिश का कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स मैं वहाँ पे आप लोगों को करवाऊंगी सीक्वेंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की क्लास को। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ की स्टडी का आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इस चीज़ की स्टडी है। स्टडी बोल दिया है तो साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है, किस चीज़ की है तो हमें पता है। थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जो अरस्तु है हमारे पास, एरिस्टोटल है, वो कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो आपका आत्मा का विज्ञान है। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो साइकोलॉजी है ये स्टडी है, हम बोल रहे हैं तो किस चीज़ की स्टडी है। आंसर मैं आप लोगों को बता दूं तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो है वो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसमें हम व्यक्ति के व्यवहार को और उसके जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन अगर स्टडी के अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो साइकोलॉजी है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है। एक आपके पास आ जाता है साइकी और दूसरा आ जाता है आपके पास लोगोस। ये जो है वो कौन से 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, ये है जर्मन वर्ड से डिराइव हुआ है आपका साइकी प्लस लोगस। ये जो साइकी है, अगर मैं इसकी इटिमोलॉजी की बात करूं कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे सोल यानी कि आत्मा। पुराने टाइम पे कहा जाता था कि साइकोलॉजी आपकी आत्मा का अध्ययन है, लेकिन बाद में जेबी वॉटसन ने इसके बारे में जो है वो लिखा, उन्होंने उसके बारे में बताया, फिर कहा गया कि जो साइकोलॉजी है प्रेजेंट टाइम में हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो व्यवहार का यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है। तो बिहेवियर के साथ में हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, सोचना समझना, है ना, वो सारी चीज़ें मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आज के टाइम पे ये जो है वो आपका बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी वर्ड के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले जो है वो किसने दिया है। तो साइकोलॉजी वर्ड के बारे में जब पूछा जाए तो ये जो है वो रुडोल्फ गोल्काय या गोल्किल है, आप गोल्काय भी बोल सकते हो, गोल्किल है। इन्होंने साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया है, ये आपको पता होना चाहिए। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कमेंट में पिछली क्लासेस में कि ओनली वाला हमेशा हमारा गलत होगा या सही होगा। इस
चीज़ को लेके। तो देखो, जब भी ओनली लगा हुआ है ना, आपसे पॉजिटिव सेंस में कभी पूछा गया है तो ओनली हम नहीं मानते चलेंगे 99%। 1% हो सकता है, 1% की मैं गारंटी नहीं लेती, बट हाँ 99% अगर पॉजिटिव सेंस में पूछा है तो ओनली को हम गलत करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपसे नेगेटिव सेंस में पूछा है तो ओनली वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब बोला जा रहा है कि हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस को कहेंगे मनोविश्लेषणवाद। साइको एनालिसिस के अलावा यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए साइकोसेक्सुअल, ठीक है, साइकोसेक्सुअल को हिंदी में कहेंगे मनोलैंगिक। ठीक है, तो साइको एनालिसिस और साइकोसेक्सुअल दोनों जो है, दोनों के जनक एक ही हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है वॉटसन, स्किनर, फ्रॉइड या पियाजे। करेक्ट आंसर होगा आपका सिगमंड फ्राइड। ये जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये ऑस्ट्रिया वियना के रहने वाले हैं, इतना आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और जो जेबी वॉटसन है, जेबी वॉटसन को जो है वो किसका पिता माना जाता है, बिहेवियरिज्म का पिता माना जाता है। बीएफ स्किनर है, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। पियाजे हैं, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। आगे भी हम इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड सॉरी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी वाले पोर्शन से देखने को मिलते हैं। टैट की बात करो, कमीशन की बात करो, सबसे ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैं जो है इसको लास्ट में करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे पेपर के लिए। तो तीसरा आ जाता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट किसको बोला जाता है, आईक्यू की फुल फॉर्म है ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये सबसे पहले आईक्यू सबसे पहले किसने दिया, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, बिने ने किया है, स्टर्न ने किया है, टर्मन ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है। ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर पूछा है कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, देखो एक क्वेश्चन बनता है कि इंटेलिजेंस के बारे में किसने बताया है, एक है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट किसने बताया है, तीसरा है आपके पास आईक्यू का फॉर्मूला जो है वो किसने दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आईक्यू या इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो है वो ये जो स्टर्न है, बीएफ नहीं बोलेंगे इसको, स्टर्न बोलेंगे सिंपल। तो ये जो है वो स्टर्न ने किया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर आपके पास पूछा जाता है कि जो सिर्फ इंटेलिजेंस के बारे में बात होती कि इंटेलिजेंस को किसने इंट्रोड्यूस किया है, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर बिने आ जाएगा। यहाँ पे आईक्यू जो है वो स्टर्न ने दिया है, यानी कि जो आपका आईक्यू का फॉर्मूला है वो भी आपके पास जो है इन्होंने ही दिया है। अब ये आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो आईक्यू का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो स्टर्न ने दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका फॉर्मूला बनता है आपके पास मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। किसी व्यक्ति की मेंटल एज है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की मेंटल एज जो है वो 6 वर्ष है, किसी की क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि रियल एज जो है वो 8 वर्ष है, और ये जो है इसकी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब हम कटा के देखेंगे तो ये उसका आईक्यू निकल कर आ जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो वो भी आपके पास जो है वो बिने ने दिया है। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कह रही हूँ मैं यहाँ पे, वो बिने ने दिया है। ठीक है, लेकिन आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है, आपका स्टर्न ने दिया है। और इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो है वो भी किसने इंट्रोड्यूस किया है, स्टर्न ने दिया है। डिटेल में कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। एक देखने को 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके साथ में। ठीक है, बिने का मैंने आपको बता दिया। इसमें थॉर्नडाइक भी एक नाम है, थॉर्नडाइक के बारे में आगे हम पढ़ लेंगे तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। चलो बता ही देती हूँ, इनका पूरा नाम जो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो है वो क्या किया था, इन्होंने जो है वो लॉ ऑफ लर्निंग दिए हैं, यानी कि सीखने के जो है वो नियम इन्होंने दिए हैं। अब ये जो सीखने के नियम है, 3 इसमें जो है वो प्राइमरी लॉज है, 5 इसमें सेकेंडरी लॉज है। जो 3 मेन लॉ हैं वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ये 3 लॉ यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या है कि हम करके सीखते हैं। ठीक है, तो करके सीखना जो है ये किसने प्रपोज किया था, कौन कहता है कि हमें करके सीखना चाहिए, जॉन डीवी कहते हैं, पैवलव है, फ्राइड है, वॉटसन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन डीवे जो है वो लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे पैवलव की बात करें, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है।
ठीक है, और जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। फ्राइड मैंने आपको बता दिया, साइकोसेक्सुअल और साइको एनालिसिस का सिद्धांत दिया है। जेबी वॉटसन है, बिहेवियरिज्म के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्याजे। अब प्याजे ने जो है, आपको पता होना चाहिए, जीन प्याजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं। उसमें से हमारे पास आ जाती है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो कितनी एज का बच्चा उसमें आता है? कंक्रीट का, जिसे मूर्त, मूर्त का मतलब होता है जहां पर बच्चा छू सकता है, चीजों को देख सकता है, तो वो आता है आपके पास 7 से 11 वर्ष का बच्चा जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है। जो सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से 2 वर्ष का। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो आ जाता है 2 से 7 वर्ष का, और 7 से 11 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और उसके अलावा जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो 11+ आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता के बारे में बात कर रहे हैं। क्रिएटिविटी मेनली इन्वॉल्व्स, यानी कि सृजनात्मकता मुख्यतः है क्या? हम कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा है वो क्रिएटिव होना चाहिए, हर बच्चे में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रचनात्मकता है यानी कि क्रिएटिविटी है, तो हम बोलते हैं कि ये बच्चा क्रिएटिव है। कब हम बोलेंगे? जब वो बच्चा जो है कुछ नवीन चीज़ को क्रिएट करेगा, इनोवेट करेगा, जो कि बाकियों से अलग चीज़ होंगी। यानी कि जिसमें क्रिएटिविटी किस में होगी? जो एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम के जो है वो बहुत सारे सोल्यूशन निकाल पाए, उसको हम बोलेंगे क्रिएटिव। तो रचनात्मकता मुख्यतः क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जिसमें बहुत सारे सोल्यूशन हम निकाल पाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रपोज्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। अभी मैंने आप लोगों को बताया पीछे कि क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है आपके पावलोव ने, और इनका पूरा नाम जो है वो इवान पावलोव इनका पूरा नाम है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है डॉग के ऊपर, जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कब मिला था? 1904 में, जो इनको नोबेल प्राइज़ से इन्होंने जो है वो डॉग के सलाइवा यानी कि लार के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्किनर का मैंने आपको बता दिया था, बीएफ स्किनर ने क्या किया था, थॉर्नडाइक ने क्या किया था। कोहलर का यहाँ पे बता देती हूँ, इनसाइट लर्निंग का, अंतःसूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया है। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे, वहां पे बता दूंगी। और अब ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया है, ये भी हमने बात कर लिया था। तो ये जो है वो स्किनर ने दिया है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, पावलोव ने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग दिया है। फ्रूड ने साइको एनालिसिस और साइको सेक्सुअल का कॉन्सेप्ट दिया है। जो ब्रूनर हैं, ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम के बारे में बताया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि हम बार बार ट्राई करते हैं, इसे हिंदी में जो है वो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? ये हमारे जो है थॉर्नडाइक ने जो दिया है, इसी को कहा जाता है ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट स्कूल हैं हमारे पास, 6-7 स्कूल हैं। तो इसमें फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कौन है? स्ट्रक्चरलिज्म है, जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे? संरचनावाद का सिद्धांत कहा जाता है। और इसके जो फादर हैं यहाँ पर, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, वो आ जाते हैं हमारे पास विलियम वुंट है यहाँ पे फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, इन्होंने, विलियम वुंट ने जो है 1789 में जो है वो फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी जो है वो जर्मनी के लिप्जिंग में ओपन की थी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है? ह्यूमनिस्टिक का मतलब है मानवतावाद। तो मानवतावाद मनोविज्ञान इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? तो मानवतावाद ये हमारे किसने दिया था? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है इससे जुड़े हुए हैं आपके पास अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो ये इब्राहिम मैस्लो के आपके पास इस तरीके की हिरारिकी है। 5 लेवल्स उन्होंने बताए थे यहाँ पे इस हिरारिकी के अंदर, है ना। तो उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, कंडीशनिंग से, पनिशमेंट से, ऑप्शन है आपके पास, या मेमोरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि इस तरीके से जो है वो 5 स्टेजेस जो है यहाँ पर सेल्फ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं आपके पास मैस्लो। और मैस्लो ने ये 5 स्तरीय हिरारिकी दी थी, जिसे जो है वो मांग का सिद्धांत भी कहते हैं, नीड कहते हैं
एक तरीके से किसी पर्सन की। इसमें सबसे बेसिक आता है आपके पास जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताएं किसी भी पर्सन की, और सबसे हाईएस्ट आता है आपके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हमने क्या किया उस चीज़ को हम एक्चुअलाइज करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरारिकी ऑफ नीड्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हिरारिकी ऑफ नीड्स यानी कि मांग का जो सिद्धांत है या मांग की आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने 1952 की 3 इतने में दिया है, आपने ये चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेवलपमेंट मीन्स, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अब एक दो टर्म्स आती हैं, एक है आपके पास ग्रोथ और दूसरी टर्म है आपके पास डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है आपके पास? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखते हैं? क्वांटिटी को देखते हैं, सिर्फ नंबर को देखते हैं। और डेवलपमेंट में हम जो है एक तो क्वालिटी को देखेंगे और दूसरी हम क्वांटिटी को देखते हैं। दोनों चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है ना। क्वांटिटी का मतलब है जैसे कि 1 2 3 4, हम वेट किसी का बता सकते हैं, हाइट किसी की बता सकते हैं, ये ग्रोथ है। लेकिन हम कितने हमारा दिमाग कितना डेवलप हुआ है, हम कितने अच्छे से सोच सकते हैं, कितने अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये होता है क्वालिटी। हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो क्वांटिटी भी उसमें शामिल हो सकती है, क्वालिटी भी डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सिर्फ ग्रोथ है? नहीं, सिर्फ ग्रोथ नहीं है। क्वांटिटेटिव चेंज है? सिर्फ नहीं। प्रोग्रेसिव चेंज है? बिल्कुल प्रोग्रेसिव है। या यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी बोला होता तो दोनों भी हो सकता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो ये मैराथन टाइप क्लास है तो यहाँ पे सिर्फ हमें आंसर डिस्कस करने चाहिए, लेकिन डिटेल में कई क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे 50 से अप्रोक्स ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके होंगे, सारी चीज़ों को देखा जाए। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्टली बाय। भावनात्मक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका रहता है? स्कूल का, सिर्फ फैमिली का, वेदर का, फूड का? फैमिली का। इमोशनल डेवलपमेंट में अगर आप इमोशनली डेवलप हैं, विकसित अच्छे से हो चुके हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, प्रभावित कहाँ से होता है? तो फैमिली से चीज़ें शुरू होती है और प्रभावित भी वही चीज़ करती है आपको सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ। अब पर्सनैलिटी जो है आपके, एक वर्ड है पर्सोना जिसको मुखौटा कहा जाता है, ठीक है। तो ये उससे डिराइव हुआ है। तो ये पर्सोना जो है, पर्सनैलिटी जो है, इज द सम ऑफ, ये हैबिट्स का, सिर्फ हैबिट्स का सम है, फिजिकल ट्रेट्स का सम है, बिहेवियर पैटर्न्स का सम है, आईक्यू का सम है। तो पर्सनैलिटी के अंदर आपके पास जो है वो बिहेवियर पैटर्न कैसा है, जैसे कोई बिहेवियर को देखते हैं हम पर्सनैलिटी के अंदर। कोई है वो सभी से घुल मिल के बात करता है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, किसी का साइज कुछ है, तो वो बिहेवियर को, पैटर्न को जो है इसका सम बताया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कोई कहते हैं कि 1 कारक है, कोई 2 कारक, कोई 3 कारक, कोई बोलते हैं मल्टी फैक्टर है। तो इंटेलिजेंस किससे प्रभावित होती है? इंटेलिजेंस जो है आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित रहती है आपके पास आपके इंटेलिजेंस। देखो बहुत से स्टूडेंट का कहना ये भी है कि हमें मैम ऑप्शंस भी जो है वो हिंदी में चाहिए। तो देखो हिंदी में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस टाइम पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों को टोटली सारी चीज़ें हिंदी में दे सकूं, क्योंकि आपको पता है कि इतने क्वेश्चंस अगर कर रही हूँ तो इसमें टाइम भी बहुत लगा होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, इतनी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारी टर्म्स आप लोगों को पता है, टीचर बनने वाले हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश का इतना तो नॉलेज है ही, है ना। नेक्स्ट है गिफ्टेड चिल्ड्रन यूजुअली हैव IQ अबव। अब जो IQ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो जो गिफ्टेड बच्चा होता है ना उसका IQ कितना होता है? तो गिफ्टेड बच्चे का होगा आपका 130 से अबव या 140 139 से अबव, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम यहाँ पे IQ जो है वो एवरेज बच्चे की बात करें तो उसका IQ जो है वो 110 हो सकता है, 100 से 110 के बीच में एवरेज बच्चे का IQ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट्स लर्निंग मोस्ट। आपकी जो लर्निंग है यानी कि सीखना है, सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है?
मोटिवेशन, हाइट, कलर, एज ओनली। तो ये ओनली तो मैक्सिमम, जैसे मैंने कहा कि अगर पॉजिटिव सेंस में पूछा है तो ओनली को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो आपके सीखने को, अगर आपने सीखना है तो कौन प्रभावित करेगा। अगर आप देखो, आपको अंदर से है कि मुझे पेपर पास करना ही करना है, तो ऑब्वियसली आप मोटिवेटेड होंगे, है ना। एक होता है बाहरी मोटिवेशन, आपको किसी ने बोला कि अगर आप टेस्ट पास करोगे आपको गाड़ी दी जाएगी, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, है ना, तो वो मोटिवेशन है, तो वो भी आपकी लर्निंग को इफेक्ट करती है। अगर आप मोटिवेटेड है तो आप ज़्यादा चीज़ों को कर पाओगे। अगर मोटिवेशन ही नहीं है, जैसे कि पेपर ही नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों के अंदर मोटिवेशन ही नहीं रही थी कुछ टाइम पहले, है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म मेमोरी ड्यूरेशन। अब ये कहती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी अवधि होती है, वो होती है कुछ सेकंड की, 20 से 30 सेकंड की अवधि होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ अ टीचर इन चाइल्ड साइकोलॉजी। मैंने हर क्लास में आपको एक ही चीज़ बताई है कि रोल ऑफ अ टीचर इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो रोल ऑफ अ टीचर जो है, टीचर का रोल चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या होता है, जहाँ पे भी हम बात करें, टीचर या तो क्या होता है एज अ गाइड होता है, या हम क्या कहेंगे एज अ फैसिलिटेटर की तरह जो है वो काम में आता है, मार्गदर्शक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव सोशल कॉन्सेप्ट थ्योरी, जिसे हम सामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, तो ये किसने दिया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पूछा है, इसे सोशल कॉग्निटिव नहीं, सॉरी, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट का सिद्धांत है। इसी को जो है और किस नाम से जाना जाता है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसे सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये जो है वो वाइगोत्स्की ने दी है, ठीक है। फ्रूड, पावलव, स्किनर, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आपके पास इसी पर्सन से रिलेटेड है ये चीज, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ ली जाए तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे वाइगोत्स्की ने ही दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, कमेंट सेक्शन पे आपने बताना है 22 मेंशन कर देना है आपने कि 22 का हम आंसर कर रहे हैं। कि जो यहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात मैंने यहाँ पे की, ठीक है, यहाँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या, किसको कहते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड बाय। अब एक हमारा आईक्यू आता है ना, एक है आईक्यू जिसको हमने क्या कहा था, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, या यहाँ पे अब इमोशनल इंटेलिजेंस वाला भी कॉन्सेप्ट आता है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये दिया है डैनियल गोलमैन ने दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट, बिना रेनफोर्समेंट के सीखना, ये क्या चीज़ है कि हमें लर्निंग करनी है रेनफोर्समेंट के बिना। ये कंडीशनिंग है, इनसाइट लर्निंग जिसे हम अंतः सूझ का सिद्धांत कहते हैं, पनिशमेंट लर्निंग कहते हैं, या ड्रिल लर्निंग कहते हैं। ड्रिल लर्निंग का मतलब है प्रैक्टिस करके लर्न करना। तो लर्निंग बिना रेनफोर्समेंट के बोला जा रहा है यहाँ पे। तो हमें कोई यहाँ पर रेनफोर्समेंट नहीं है, कोई पुनर्वलन यहाँ पर प्रदान नहीं दिया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे इनसाइट लर्निंग कहा जाता है। अंतः सूझ, अपनी सूझ लगाकर करना है, ना कि कोई हमें यहाँ पर जो है वो रेनफोर्समेंट मिल रही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट। अब ये किसने दिया है, अंतःदृष्टि या अंतःसूझ, मैंने जो अभी आप लोगों को कहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःसूझ का सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया है। और इन्होंने चिंपैंजी नामक बंदर के ऊपर, चिंपैंजी जो सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पीछे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये दिया है आपके पास मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है बिने ने, एल्फ्रेड बिने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है इंटेलिजेंस टेस्ट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन, जो
पहला बुद्धि परीक्षण हुआ था, पहला टेस्ट जो है वो भी आपका जो है वो बिने और स्पीयरमैन का नाम इकट्ठा आता है यहाँ, बिने और स्पीयरमैन का, ठीक है। तो बिने को ज़्यादा आपने याद रखना है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो फर्स्ट कहाँ पर डेवलप हुआ था? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो ये फ्रांस में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब हुआ था ये आपने मुझे बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अब हमने कहा कि इंटेलिजेंस एक नहीं है बल्कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर्स है आपके पास। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की एक टाइप की इंटेलिजेंस नहीं होती है। कई बार किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है, एक इंटेलिजेंस अगर किसी की खत्म हो जाती है तो उसमें और भी टैलेंट होते हैं। तो ये किसने कहा था? गार्डनर ने कहा था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब आ जाता है यहाँ पे कि कोई बच्चा है उसको पहचान का संकट लगता है, आइडेंटिटी का मतलब क्या है? पहचान, और उसको जो है अपने रोल में कंफ्यूजन हो जाता है, भ्रम लग जाता है ना। तो वो किस चीज से रिलेटेड है? ये दिया किसने है? द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये दिया है आपके पास एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अंदर आता है। फ्राइड का मैंने आप लोगों को बता दिया था, साइकोसेक्सुअल साइको एनालिटिकल सिद्धांत इन्होंने दिया है। पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। कोहलवर्ग ने जो है वो मॉरल कॉग्निटिव थ्योरी दी है। ये आप, कोहलर अलग है, कोहलवर्ग अलग है, ठीक है। तो मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत इन्होंने दिया है। एरिक एरिक्सन ने जो है वो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड दिया है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे सोशियो कल्चरल है, वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, ऑप्शन के ऊपर ध्यान रखना है क्योंकि इसको सोशियो कल्चरल भी बोला, एक सोशियो कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट सिद्धांत जो है वो वाइगोत्स्की की थ्योरी को भी बोला जाता है। इन्होंने जो, जब कोहलर का एरिक्सन का नाम आ जाता है तो आपका सोशल डेवलपमेंट थ्योरी आपको याद रखना है। अब है मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत, अभी मैंने आप लोगों को बताया, कोहलर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलेसेंस इज कॉल्ड, एडोलेसेंस को क्या कहा जाता है? तो एडोलेसेंस को जो है गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसी को जो है वो ट्रांजिशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके स्टेनले हॉल है, आपने नाम सुना होगा, स्टेनले हॉल ने जो है वो एडोलेसेंस को जो है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी कहा है, याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अच्छा, एक सॉरी गोल्डन एज बोला ना, तो गोल्डन एज किसको बोला जाता है? दैट्स माय फॉल्ट। तो एडोलेसेंस, ये जो मैंने आपको डिटेल बताई ये बिल्कुल सही है, स्टेनले हॉल ने इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा है, ठीक है। एडोलेसेंस को और क्या कहा जाता है? इसमें स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोला ना, तो बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लम में रहता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने पे लगा रहता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गोल्डन एज किसको कहा जाता है? गोल्डन एज कहा जाता है आपकी जो आपकी चाइल्डहुड अवस्था है ना, इसको कहा जाता है आपकी गोल्डन एज। वो भी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड होती है ना, लेटर चाइल्डहुड को बोला जाता है ये भी, ठीक है। प्ले एज और टॉय एज किसको कहा जाता है? प्री चाइल्डहुड को कहा जाता है आपकी टॉय एज, खिलौना अवस्था। अर्ली चाइल्डहुड, सॉरी प्री नहीं बोलेंगे इसको, अर्ली चाइल्डहुड बोल सकते हैं। अब ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ग्रोथ होती है जिसमें क्वांटिटी में चेंज आता है, नंबर में चेंज आता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। डेवलपमेंट इज, तो डेवलपमेंट यानी कि विकास जो है वो क्या है? तो विकास लगातार प्रक्रिया हो रही है, लगातार चलता रहता है, एकदम से चेंज आता है, फिक्स्ड होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं हर एक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। किसी का जो है, किसी की इंटेलिजेंस में डिफरेंस है, किसी की थिंकिंग में डिफरेंस है, किसी की एज में डिफरेंस है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि स्टूडेंट जो है वो एबिलिटीज, क्षमताओं के मामलों में डिफरेंट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्लेवे मेथड सपोर्ट, प्लेवे मेथड का मतलब है जब बच्चा जो है वो खेल के माध्यम से सीखता है, खेल खेल में, तो ये किसे बढ़ावा देता है? तो ये देता है आपके, आप नेचुरली लर्न करते हो यहाँ पे, प्राकृतिक तौर पे या नेचुरली आप जो है वो सामान्य तरीके से आप यहाँ पे लर्निंग करते हो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कंडीशनिंग, कंडीशनिंग में क्या शामिल होता है? कंडीशनिंग बोलते हैं ना, उसकी कंडीशनिंग हो रही है। जैसे आपने देखा था कि पावलव ने टेस्ट जो है, इवान पावलव है, उन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने कंडीशन अप्लाई की थी।
तो कंडीशन में हमने क्या किया, किसी चीज़ को किसी के साथ में जोड़ा, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। जब हमने पावलोव की थ्योरी के बारे में पढ़ा था तो हमने ये चीज़ देखी है उसमें कि पहले आप घंटी बजाते उसके साथ में खाना उसके बाद दिया जा रहा था, तो कंडीशनिंग हो रही थी, है ना, तो एसोसिएट कर रहे थे, हम दोनों चीज़ों को जोड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरगेटिंग इज फास्टेस्ट आफ्टर लर्निंग ड्यू टू। सीखने के तुरंत बाद भूलना तेज होता है। पहले हम जो है वो सीखते हैं ना, उसके बाद हम भूल जाते हैं, एकदम से वो तेज हो जाता है। तो वो क्या है, किसने कहा था? तो सीखने के फॉरगेटिंग के कुछ कर्व हैं, जो चीज़ें इन्होंने बताई थी, किसने? एबिंगहॉस कर्व जिसे बोलते हैं, कि सीखने के बाद तुरंत भूलना तेज हो जाता है, ये एबिंगहॉस कर्व के अंदर आता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी होती है आपकी? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, फिक्स्ड होती है, उसमें 10 आइटम्स या वेरी स्मॉल होता है, तो ये लिमिटेड होता है आपके पास। लॉन्ग टर्म जो है वो लिमिटेड टाइम तक रहता है या अनलिमिटेड टाइम तक। तो ये अनलिमिटेड भी नहीं, हम इसको एक तरीके से फुल ऑन नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ बोल सकते हैं कि ये लंबे टाइम तक रहता है, तो हम इस वजह से जो है यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ में जा सकते हैं। ठीक है, जो लिमिटेड होता है, जो हम थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए हमें याद रहता है ना, लेकिन ये हम इसको ऐसा बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म से हमें परमानेंट हम किसी चीज़ को या लॉन्ग टाइम तक हम किसी चीज़ को याद रख सकते हैं, इसीलिए हम जो है अनलिमिटेड के साथ में जा रहे हैं। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? तो मोटिवेशन क्या है? एक टाइप का सजा है, इनर ड्राइव है, फियर है, हैबिट है। तो ये इनर ड्राइव है, अंतः चालक है हमारा, अंदर से हमें ये चीज़ आती है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे मैंने कहा, एक होती है अंदर से मोटिवेट, हम खुद से मोटिवेट हो रहे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक होती है बाहरी आपको मोटिवेशन मिल रही है, तो बाहरी किससे मिलेगी? जब आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और सेटिस्फेक्शन आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा रखी हुई है ताकि आपको जो है ज़्यादा ये फालतू चीज़ें ना सुनने को मिले, जल्दी जल्दी से हम काम की बातें करते चल रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक होती है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? जब हमारी जो पुराना ज्ञान होता है हमें किसी चीज़ का, वो नई ज्ञान में हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जिसने साइकिल सीखी है वो स्कूटी आराम से चला सकता है, तो अप्लाइंग ओल्ड नॉलेज टू न्यू नॉलेज, इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है इससे। तो देखो यही क्वेश्चन आ गया, पॉजिटिव ट्रांसफर अकर व्हेन, पॉजिटिव ट्रांसफर कब होती है? जब लर्निंग जो है अनदर लर्निंग के लिए हेल्प करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बाकी नहीं होगा, ब्लॉक अनदर, नो इफेक्ट फॉरगेटिंग नहीं बनेगा। अब पर्सनैलिटी यानी कि जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सोना वर्ड से जो मिलकर बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो पर्सनैलिटी टेस्ट का एग्जाम्पल क्या है? इसमें रोर्शा टेस्ट है, आईक्यू है, आपका हाइट स्केल है, अटेंडेंस है। तो पर्सनैलिटी के अंदर आता है आपका जो रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट है, ये रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट पर्सनैलिटी का टेस्ट है। ठीक है, आईक्यू टेस्ट आपका जो है ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं समायोजन स्थापित करना, एडजस्टमेंट को समायोजन कहा जाता है, ये याद रखना पहली बात आपने। तो वो वहाँ पे एडजस्ट कर गया, यानी कि वहाँ पे उसका जो व्यवहार है वो बैलेंस्ड में है, एडजस्ट हो रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है टीचर शुड ट्रीट स्टूडेंट। शिक्षक को विद्यार्थियों से व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए? रिजिड यानी कि कठोर रखना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो टीचर को जो है इग्नोर करना चाहिए वीक स्टूडेंट को? नहीं। ओनली टॉपर्स को मैटर करना चाहिए? नहीं। तो जैसा बच्चा है उसके साथ उस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। मान लो कि कोई क्लास में ऐसा बच्चा भी है जो कि समझ नहीं पाता है अच्छे से, है ना, तो आप उसको एकदम से डांट नहीं दोगे, बाकी बच्चे को आप फिर भी डांट लोगे, लेकिन उसको नहीं डांटोगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग, बच्चा अलग तरीके का है, तो उस तरीके से हम वहाँ पे बिहेव करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इन क्लासरूम इम्प्रूव्ड बाय। कक्षा में रचनात्मकता बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? स्ट्रिक्ट साइलेंस से, ओपन डिस्कशन से, ओनली डिक्टेशन से, पनिशमेंट से। तो ओपन डिस्कशन अगर आप करोगे तो क्लासरूम में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट इंक्रीजेस। रेनफोर्समेंट को हम क्या कहेंगे? पुनर्वलन कहा जाता है, कि पुनर्वलन प्रदान किया जा रहा है। हाँ, जैसे हम लेसन प्लान डिलीवर करते थे ना, तो रेनफोर्समेंट होती थी कि हाँ बहुत अच्छे बेटा, रेनफोर्स कर रहे हैं हम उसको, हाँ तुम बोल सकते हो, वेरी गुड। तो वो रेनफोर्समेंट है। तो वो किस चीज़ को बढ़ाती है? तो रेनफोर्समेंट से हमेशा हमारे व्यवहार में ही जो है वो चेंज आएंगे। तो ये बिहेवियर रिपीटेशन को इंक्रीज करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है ये क्या करेगा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है, आप उसको नेगेटिवली रेनफोर्स कर रहे हो, पनिशमेंट होगी, अनप्लीजेंट जो स्टिमुलस है रिमूव होगा, गिविंग मार्क्स आप उसको दो रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। तो नेगेटिव रेनफोर्स का मतलब है आप अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है आप असामान्य बच्चे हैं चाहे सामान्य बच्चे हैं, सब बच्चों को एक साथ जो है रेगुलर क्लास में जो है वो पढ़ाना, बस उनकी नीड्स का हम ध्यान रखेंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट लर्निंग अकर व्हेन टीचर इज, सबसे अच्छा सीखना होता है जब शिक्षक क्या होता है, एज अ फैसिलिटेटर या सपोर्टिव फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, उनका मार्गदर्शक जब वो करता है। अब एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये किसने दिया है एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट, तो ये दिया है आपके प्याजे ने दिया है, ठीक है। और एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम जो है पुराने नॉलेज में नई नॉलेज को जो है वो ऐड करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे वही चीज आ गई। अब एसिमिलेशन का बता दिया मैंने आपको, एसिमिलेशन था पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को मैंने क्या किया, ऐड किया, प्लस किया, तो वो हुआ आपका एसिमिलेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, जब मैंने उसको पुरानी नॉलेज को, जो मुझे पुरानी नॉलेज थी उसमें मैंने क्या किया, चेंज किया, मॉडिफाई किया उसको, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब स्कीमा की बात करें तो स्कीमा क्या है, स्कीमा एक तरीके का क्या होता है, ढांचा होता है, मेंटल स्ट्रक्चर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। अब सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज कितने से कितने के बीच में चलती है, 0 से 2 वर्ष के बीच में चलती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक चलती है, 2 से 7 वर्ष के बीच में चलती है, ये भी हमने पीछे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का आपको बता दिया था मैंने, जो है वो 7 से 11 वर्ष के बीच में चलती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, 11 वर्ष का बच्चा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, उसके बाद का बच्चा आ सकता है यहाँ पे। अब है ईगोसेंट्रिक, हम जो है वो जीन प्याजे की थ्योरी में पढ़ते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जो बच्चा कहता है ना वो सोचता है कि जैसा मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए, अहम केंद्रीय बोला जाता है उससे। तो ईगोसेंट्रिज्म जो है वो कौन सी स्टेज में दिखता है, तो ये प्री ऑपरेशनल में दिखता है, या प्री ऑपरेशनल बच्चों में स्टेज में पूछा जाए तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में दिखता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब कंजर्वेशन की बात पूछी जा रही है कि बच्चा जो है वो संरक्षण सीखता है, उसको कंजर्व का पता चल जाता है, यानी कि अगर हम बात करें कि ये प्लेट है ये ग्लास है, किसमें जो है वो ज़्यादा है, तो उसको पता चल जाता है, संरक्षण का नियम उसको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कंक्रीट ऑपरेशनल में ये चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट इन लर्निंग अकॉर्डिंग टू, सीखने में सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है। तो सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं कि बच्चा समाज में जितना रहेगा उतना चीज़ों को सीखेगा, किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था, इसीलिए इसे सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी कई बार जाना जाता है, ये वैसे मेनली सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट बोला जाता है। अब स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, हम क्या कहेंगे इससे, ये होती है एक तरीके का टेम्परेरी हेल्प होती है, ठीक है, थोड़ी सी हेल्प आप उसको कर रहे हो, कई बार हिंट दे दी, कोई एग्जाम्पल बता दिया, हम हल्की सी हिंट देते हैं। तो ये दिया किसने था, वाइगोत्स्की ने दिया है। देखो दोनों क्वेश्चन, जो चीज़ें भी गाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवा के कर रही हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही लाइटली मत लीजिएगा, इस टाइम पे रामबाण आप लोगों के लिए ये क्लास रहने वाली है। नेक्स्ट है फर्स्ट इमोशनल बॉन्ड चाइल्ड फॉर्म विद, तो पहला जो भावनात्मक बॉन्ड है बच्चा किसके साथ में बनाता है, अपनी मदर के साथ में बनाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्योर अटैचमेंट जो है वो लीड करती है, सिक्योर अटैचमेंट से क्या होता है, फियरफुल डर वाला बनेगा बच्चा, कॉन्फिडेंस उसमें आएगा, एग्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी। तो अगर आपका जो अटैचमेंट है, आप किसी के साथ में बोलते ना कि उस किसी के साथ में ना हम बहुत अच्छे से बातचीत कर पाते हैं, तो वो क्यों, क्योंकि उनके साथ हमारी अटैचमेंट है ना। तो अगर हमारी किसी के साथ में जो अटैचमेंट है वो सिक्योर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फिडेंस, आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आपको डर नहीं लगेगा। नेक्स्ट है प्ले इज इम्पॉर्टेंट, जो खेल है वो महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, आपके
जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है विकास को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपने सुना होगा कि बच्चा इमिटेशन के माध्यम से सीखता है, अनुकरण करेगा बच्चा, जैसा आप बोल रहे हो उसके आपके पीछे पीछे बोलेगा। तो इमिटेशन कौन सी स्टेज में करता है बच्चा? चाइल्डहुड में, ओल्ड एज में, मिडिल एज में, टीचर ओनली? तो वो करता है चाइल्डहुड में, बच्चा जो है बाल्यावस्था में करेगा वो अनुकरण। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इज मेजर्ड बाय। क्रिएटिविटी को कैसे हम जो है वो मेजर कर सकते हैं? तो किस तरीके से वो जो है वो सोचता है, समझता है, समस्या को समाधान निकालता है? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के द्वारा हम उसको मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्लुएंसी मीन्स इन क्रिएटिविटी। हम बोलते हैं ना वो बहुत ही फ्लुएंट है। फ्लुएंट का मतलब होता है जब उसके जो यहाँ पे जब वो बोल रहा होता है तो उसमें क्या होता है, स्पीड उसकी बहुत सही होती है ना? तो स्पीड ऑफ राइटिंग, नंबर ऑफ आइडियाज, फियर, या फिर आपका साइलेंस। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात हो रही है ना, तो जब उसके फ्लुएंट है, फ्लुएंसी का मतलब क्रिएटिविटी में यहाँ पे आ सकता है कि उसके आइडियाज एकदम से एक के बाद एक आइडिया होता है। जैसे मैंने कहा डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो उसके पास एक समस्या को समाधान निकालने के लिए बड़े भारी सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइडियाज होंगे, तो वो होगा फ्लुएंसी आपके पास क्रिएटिविटी के अंदर। नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है? ओरिजिनलिटी मीन्स कॉपिंग यूनिक आइडियाज, मेमोराइजिंग या रीडिंग। कई बार बोलते हैं ना तुम्हारा अपना कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, जिसमें आपका खुद की आइडियाज हो, यूनिक आइडियाज हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन क्रिएटिविटी मीन्स, हम कहते हैं कि रचनात्मकता जो होती है क्रिएटिविटी, उसमें लचीलापन होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि एक आइडिया हो, चेंजिंग अप्रोच हो, फियर हो, साइलेंस। तो आप अप्रोच को, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके करिकुलम भी जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आपको मेथड्स को आप चेंज कर पाओ। अगर आपको लगता है कि आपका मेथड बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको चेंज कर दो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डेवलप्स फास्टेस्ट ड्यूरिंग। जो व्यक्तित्व है वो सबसे तेजी से विकसित कब होता है? आपका पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा कब डेवलप होती है? चाइल्डहुड में, ओल्ड एज में, मिडिल एज में, आफ्टर एज? तो ये चाइल्डहुड यानी कि जो आपकी बाल्यावस्था है, आपका व्यक्तित्व सबसे तेजी से उस टाइम विकसित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है जो अपने अपने में अंदर अंदर रहता है, एक्सट्रोवर्ट होता है जो कि लोगों के साथ में घुलता मिलता है। तो इंट्रोवर्ट बच्चा क्या पसंद करता है? क्वाइट एनवायरनमेंट, बिल्कुल चुपचाप वाला एनवायरनमेंट पसंद करता है, ठीक है। और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कार्ल यंग या कार्ल जुंग ने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 100 क्वेश्चन मैंने कहा था, तो 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाऊंगी मैं। तो एक्सट्रोवर्ट जो चाइल्ड होता है वो क्या पसंद करता है? सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ में बातचीत करना। ये जो आइसोलेशन, साइलेंस और फियर है ये इंट्रोवर्ट की है। तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेस्ट मेथड टू टीच स्लो लर्नर। स्लो लर्नर्स को टीच करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? धीमी गति से सीखने वालों को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? जो बच्चा है जो धीमी गति से सीखता है, सबसे अच्छा क्या ध्यान है? आप उसको सजा दोगे? नहीं, सजा इग्नोर करना तो हम कभी नहीं करते हैं। ओनली वाले को 99% हम गलत कर देते हैं। तो धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके ऊपर ज़्यादा स्पेशल फोकस करो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड इंप्रूव्स विद। हम बोलते हैं कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। कब सुधरेगा? बच्चे की मेंटल हेल्थ कब इंप्रूव होती है? जब आप बच्चे को डराओगे या उसको ऐसा वातावरण दोगे जो कि सपोर्टिव होगा। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दोगे, आइसोलेशन दोगे, तो उसका वातावरण अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे में इंप्रूवमेंट आएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फैमिली एनवायरनमेंट मेनली शेप्स। जो परिवार वातावरण मुख्य बनाता है। तो आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है, बोलते हैं आपके फैमिली एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो आप कैसे होंगे? आपका व्यक्तित्व निखरेगा उससे। लेकिन अगर आपका वातावरण ऐसा है जो शोर शराबे वाला है, लड़ाई झगड़े वाला है, तो पर्सनैलिटी में भी जो है वो वैसा ही चेंज आता है। तो आपका जो वातावरण है वो आपकी पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व को शेप करता है, व्यक्तित्व को ढालता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव क्लासरूम शुड बी। प्रभावी कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो एक इफेक्टिव क्लासरूम उसे बोलेंगे जो कि क्या होता है? इंटरैक्टिव होता है, जिसमें स्टूडेंट और क्लासरूम के बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो है वो इंटरेक्शन होती है, अंतः संबंध होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज गिवन बाय। तो 3 लॉज ऑफ लर्निंग जिसने दिए हैं उसी ने लॉ ऑफ इफेक्ट भी दिया है, तो वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्लासिकल कंडीशनिंग भी मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, इवान पावलोव ने दिया है। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो यूज करता है, किस चीज का यूज करता है, स्टिमुलस एसोसिएट करते हैं, आपके जो उद्दीपक होते हैं उनको हम जोड़ते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम यूज करते हैं, इनसाइट यूज करते हैं, लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, या फिर ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ। तो स्टिमुलस को एसोसिएट करते हैं, हम जोड़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, जैसे कि खाना और घंटी को जोड़ा था साथ में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन। पहले तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने दिया है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किस चीज के ऊपर फोकस करता है, रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर के ऊपर, कि बिहेवियर का क्या परिणाम है, ड्रीम्स या इमोशनल, तो प्रभाव क्या होगा, बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, रैट के ऊपर, पीजन के ऊपर जो है वो स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उससे उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया वो हम यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट शेड्यूल कॉन्सेप्ट बाय। तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट शेड्यूल किसका है ये बोला जा रहा है, तो रेनफोर्समेंट के बारे में किसने कहा था, तो ये भी आपके पास जो है वो स्किनर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि बच्चा को जो है अवलोकन से सीखता है, कि वो अवलोकन करता है, देखता रहता है, तो वो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखता है, इसको क्या कहा जाता है, इसे सोशल लर्निंग कहेंगे। कि जैसे बच्चा है ना, उसको क्या पता किसी काम को कैसे किया जाता है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खुद से कर रहा है उस चीज को, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ पे सोशल लर्निंग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये लर्निंग की थ्योरी है, तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो किसने दी है, इसको SLT थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, या SCLT थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एक तो सोशल लर्निंग थ्योरी हम बोल रहे हैं, एक सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। ये बंडूरा का क्वेश्चन है, TGT में पूछा गया क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। ये क्या कहता है यहाँ पे कि बच्चा, यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि बच्चा जो है वो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो है वो सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है। दूसरा जो है वो बच्चा जो है वो इमिटेट करके या नकल करके सीखता है। तीसरा जो है बच्चा मॉडलिंग के माध्यम से सीखता है। ठीक है, यानी कि दूसरों को देखकर सीख रहा है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। आपने सुना होगा कि बोबो डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो भी आपका बंडूरा से ही रिलेटेड है। बंडूरा ने जो है बोबो डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, एक डॉल होती है, बच्चों का कुछ समूह होता है, एक समूह बच्चों को बार बार जो है वो एक डॉल कमरे में रख दी जाती है, और अलग अलग समूह के बच्चे को वहां पे रखा जाता है, बार बार भेजा जाता है। तो कोई बच्चे उसको कैसे ट्रीट करते हैं, कोई बच्चा उसको कैसे ट्रीट करता है, तो वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट है लेटेंट लर्निंग थ्योरी या लेटेंट लर्निंग गिवन बाय। ये लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट टॉलमैन ने दिया है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव मैप कॉन्सेप्ट बाय। कॉग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, संज्ञान का सिद्धांत यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो संज्ञान से संबंधित क्या है, यहाँ पे कॉग्निशन के बारे में जो है बोला जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉलमैन ही। कॉग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट जो है, संज्ञानात्मक अवधारणा का कॉन्सेप्ट टॉलमैन ने ही दिया है। लेटेंट लर्निंग का भी टॉलमैन ने ही दिया है। नेक्स्ट है रेडीनेस। अब लर्निंग के 3 लॉ थे, उसमें है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सीखने की रेडीनेस निर्भरता जो है वो निर्भर करती है आपकी मैचुरेशन, परिपक्वता के ऊपर, कि जितनी परिपक्व होंगे उस तरीके से रेडीनेस भी आएगी। पनिशमेंट, अटेंडेंस या यूनिफॉर्म, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके मैचुरेशन पर निर्भर करती है लॉ ऑफ रेडीनेस। मैचुरेशन का मतलब क्या है, मैचुरेशन का मतलब है जब आप मैच्योर हो रहे हैं, यानी कि बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोग्रेस हो रही है, आपकी जैविक वृद्धि की प्रक्रिया आपके अंदर पूरी हो रही है, ऑप्शन बी। ठीक है, बायोलॉजिकली होती है मैच्योरेशन, आपकी डिपेंड करती है, हेरिडिटी से ज्यादा रिलेट करती है ये। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टाइप आर। जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो मेनली 3 टाइप की आती है आपके पास, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बिहेवियर विदाउट मेंटल प्रोसेस। अब बिना मेंटल प्रोसेस के बिहेवियर का अध्ययन
बिना मेंटल प्रोसेस से उसको क्या कहेंगे हम, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म या आपका जो है वो कॉग्निटिज्म। तो यहाँ पे बिना मेंटल प्रोसेस के बोला जा रहा है तो उसको हम बिहेवियरिज्म कहेंगे। हमने क्या कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो किस चीज़ का जो है वो अध्ययन है, तो ये है आपके पास स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी, ठीक है। लेकिन स्टडी ऑफ बिहेवियर बिना मेंटल प्रोसेस से उसको हम बिहेवियरिज्म कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन है, तो ये मैंने आपको बता दिया था, इनका पूरा नाम JB वॉटसन है, ठीक है। और इन्होंने जो है वो 3 टाइप के संवेग हमें दिए थे, 3 इमोशंस इन्होंने बताए हैं, और वो कौन कौन से है, गुस्सा है, प्रेम है, ठीक है, और तीसरी चीज आती है आपका जो है भूख, ठीक है। तो ये 3 चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो किसने दी थी, वो दी थी आपके फ्राइड ने दी थी, सिगमंड फ्राइड। लेकिन साइको एनालिटिकल थ्योरी किस चीज के ऊपर स्ट्रेस करती है, कॉन्शियस लर्निंग के ऊपर, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर, क्लासरूम टीचिंग के ऊपर, रिवॉर्ड के ऊपर। तो मेनली ये जो है वो आपका ऑप्शन बी अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। किसी भी पर्सन का मैक्सिमम जो माइंड होता है ना वो अनकॉन्शियस होता है, 5% होता है जो कॉन्शियस तरीके से वो करता है, जो हम बोलते हैं ना पेपर के टाइम पे जागृत होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है इड। अब 3 टाइप के हमारे पास जो है यहाँ पे फ्राइड की थ्योरी से रिलेटेड 3 प्रिंसिपल आते हैं। जो इड है ये इड को जो है वो ईदम के नाम से जाना जाता है हिंदी में। तो ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करता है, ये अपने सुख के बारे में सोचता है और कुछ नहीं, ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करता है। दूसरा है सुपर ईगो है, सुपर ईगो जो है इसे परा अहम के नाम से जाना जाता है। तो परा अहम ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करता है, ये कहता है नैतिक मूल्यों के बारे में सोचता है कि हमें चोरी नहीं करनी है, अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुलिस ले जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ईगो। ईगो जो है वो रियलिटी के ऊपर काम करता है कि करनी भी है, हो जाएगी तो चोर ले मतलब पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है। तो ये ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब डिफेंस मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। किससे बचाते हैं आपको, आपकी ईगो से बचाते हैं। यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म है ईगो से बचाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि टीचर ने स्कूल में डांटा, तो वहाँ पे बच्चा कुछ नहीं बोल पाता है, लेकिन उसके अंदर ईगो होता है ना उस चीज़ को लेके कि मुझे टीचर ने डांटा, लेकिन वो टीचर को कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसको सज़ा मिल जाएगी। तो वो घर आके क्या करता है, वो अपनी सिस्टर को या छोटे भाई बहनों को जो है वो डांटता है, मार लगाता है, उनके ऊपर जो है वो धौंस जमाता है, तो वो ईगो से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन। अब रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन का अर्थ है आपके पास मूविंग फॉरवर्ड या रिटर्निंग टू अर्लियर बिहेवियर। आप अपने बिहेवियर, जो आपका रिग्रेशन होता है ना, तो वो आप अपने पहले वाले बिहेवियर पे जो है वो वापस लौट जाते हैं, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिग्रेशन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सुना है ना, जहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ में दिया जाता है, तो वही इंक्लूसिव क्लासरूम मस्ट इंक्लूड, समावेशी कक्षा में होना चाहिए ऑल लर्नर्स टुगेदर। सभी जो शिक्षार्थी हैं, सभी जो विद्यार्थी हैं एक साथ में होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेस्ट इवेल्युएशन फॉर लर्निंग इम्प्रूवमेंट। सीखने सुधार हेतु सर्वोत्तम मूल्यांकन कौन सा है, सबसे अच्छा मूल्यांकन। तो जो बच्चा कंटिन्यूटी पे सीखता रहता है, चलती रहती है ना प्रोग्रेस, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो बेस्ट इवेल्युएशन होती है लर्निंग के लिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली पता चलता जाता है कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, बच्चे को कितना समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट है अटेंशन स्पैन ऑफ प्राइमरी चाइल्ड इज। जो बच्चे का ध्यान होता है ना, कितनी देर तक बोलते हैं ना, आप लगातार कितनी देर तक पढ़ सकते हो, तो प्राथमिक बच्चे का ध्यान जो है वो उसका समय क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट होता है। हम बोलते हैं ना हमें आधा घंटा पढ़ना चाहिए, आधे घंटे के बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, फिर हमें आधे घंटे बैठना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उतनी देर जो हम पढ़ते हैं वो ज़्यादा हमारे दिमाग में रहता है। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, मेमोरी इम्प्रूव्स विद। तो मेमोरी आपकी कब सुधरती है, जब डर हो, शोर हो, मीनिंगफुल लर्निंग हो, तो अर्थपूर्ण लर्निंग होगी अगर, तब आपकी मेमोरी इंप्रूव होती रहती है। ऐसे फालतू में करते रहेंगे तो मेमोरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन मीनिंगफुल लर्निंग अगर आप कर रहे हो तो मेमोरी बढ़ेगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है
बेस्ट टीचिंग प्रिंसिपल कौन सा है? तो बेस्ट टीचिंग प्रिंसिपल होता है, पहले हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिन चीज़ों को पढ़ते हैं फिर सिंपल, या पहले सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स, या ओनली लेक्चर या ओनली डिक्टेशन? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पहले हम जो है वो क्या करते हैं, आसान चीज़ों को करते हैं सिंपल, उसके बाद हम जो है वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्लास के 100 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, टीजीटी जेबीटी कमीशन के लिए इस टाइम पे रामबाण आपकी ये सीरीज जो है वो रहने वाली है सारी की सारी। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को इतनी हो चुकी है कि आप सारी चीज़ों को आराम से यहाँ से कर पाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट 100 क्वेश्चन बच गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, पेपर में जाने से पहले आप इस चीज़ को देख पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जिनका टेट का भी पेपर है ना वो भी यहाँ से देख सकते हैं, पूरी चीज़ें वही हैं। ओके, थैंक यू गाइज।